प्रकार के जो शब्द है, तो हमारा जो अगला जो टॉपिक रहेगा वो शब्दों से संबंधित रहेगी पूरे के पूरे टॉपिक। तो देखिए, यानी कि सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देखते हैं। शब्द किसे कहते हैं? तो आपको पता है शब्द किसे कहते हैं, यानी कि दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। परिभाषा लिखिए, दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। दो या दो से अधिक, दोबारा तो बोल रहा हूं, दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। जैसे उदाहरण लिखिए, जैसे कमल अब घर चल। कमल अब घर चल, क्या कलर चेंज करें? कमल अब घर चल, कमल अब घर चल, कमल अब घर चल। तो देखिए, ये दो या दो से अधिक वर्ण है और इनका मेल हो रहा है, तो ये क्या है? एक शब्द है। ठीक है, डायरेक्ट कई बार परिभाषा दे देता है कि शब्द निम्न में से शब्द की सही परिभाषा है, तो डायरेक्ट आपको बसरों में दे देगा। आप में कई बार पूछता हूँ तो आप गलत जवाब देते हो। आप बोल देते हो वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं। तो क्या वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं? क्या नहीं कहते। जैसे मान लो ये शब्द तो मैंने ये मिला दिया, क्या ये शब्द बन गए? क्या वर्ण तो ये भी मिल गए, मगर इनसे शब्द नहीं बनता है। वर्णों का क्या होता है? सार्थक। सार्थक का मतलब क्या होता है? उसका कुछ न कुछ अर्थ निकलना चाहिए। ऐसे वर्णों के मेल को क्या कहा जाता है? शब्द कहा जाता है। कई बार शब्द की परिभाषा कंपटीशनों में पूछी गई है, मगर इसके गलत जवाब देते हैं, तो ध्यान रखना है। जैसे कमल, अब ये एक सार्थक शब्द है, घर सार्थक शब्द है, चल सार्थक शब्द है। आगे बात समझ में? तो ये हमारी परिभाषा हो गई। परिभाषा दोबारा बोलूं क्या? लिखो, दो या दो से अधिक शब्दों के, दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण बोर्ड पे से उतार लीजिए। उदाहरण, वर्ण शब्द बोले क्या मैंने? शब्द गलत बोल दिया मैंने, वर्ण लिखो। दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। ठीक है ना भाई, शब्दों का सार्थक मेल से तो वाक्य बनते हैं। ठीक है ना, वो मैं बोल दिया होगा गलती से। देखो, अब देखिए शब्द के प्रकार। प्रारंभ से देखना है आपको, एक एक चीज का अध्ययन करना है। ठीक है ना। अब डायरेक्ट कई बार टेबल से इससे 3, 4, 5 प्रश्न सीधे मिल जाते हैं आपको देखना। यानी कि पहला हम देखते हैं उत्पत्ति,
के आधार पर शब्द के प्रकार। डायरेक्ट यहां से प्रश्न आ जाएगा कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर यानी पैदाइश के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, क्या जवाब होगा आपका? उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के शब्द होते हैं। ये बात समझ में। आगे देखिए, रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के प्रकार। तो व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर जो शब्द होते हैं, रचना का मतलब होता है बनावट, व्युत्पत्ति या रचना तीनों का मतलब एक ही होता है। इसके आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। तो प्रश्न को ध्यान से पढ़कर जवाब देना है। यदि उत्पत्ति पूछे तो जवाब 4 देना है, और व्युत्पत्ति पूछे तो जवाब क्या देना है? 3 देना है। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नजर आ जाएगा ना? देखिए नंबर 1, देखिए पहला होता है आपका तत्सम शब्द। दूसरा होता है आपका तद्भव शब्द। तीसरा होता है आपका देशज। शब्द। और चौथा होता है विदेशज। ये 4 प्रकार के शब्द उत्पत्ति के आधार पर माने जाते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। अब यहाँ पर चलिए इनको उदाहरण सहित हम पहले तो इनकी परिभाषाएं देखते हैं और इनको समझते हैं। तत्सम शब्द किसे कहते हैं? तत् प्लस सम। तत् प्लस सम। तत्सम शब्द कैसे बना है? तत् प्लस सम, 2 शब्दों से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है उसके समान। क्योंकि आपको पता है हिंदी भाषा की आदि जननी कौन सी भाषा है? संस्कृत भाषा है। ये बात समझ में? तो यानी कि वे शब्द जो मूलतः किस भाषा के हैं? संस्कृत भाषा के हैं, और बिल्कुल अपना बिना रूप बदले ज्यों के त्यों, जैसे वो संस्कृत में प्रचलित थे वैसे के वैसे किसमें आ गए हैं? हिंदी भाषा में आ गए हैं। उनको कहा जाता है तत्सम शब्द। सीधी सादी परिभाषा है कि वे शब्द जो मूलतः संस्कृत भाषा के थे किंतु अपना बिना रूप परिवर्तन किए जो के तो त्यों हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने लगे हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। ठीक है ना? ज्यादा परीक्षा में दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। तत्सम, तद्भव तो वैसे हजारों की तादाद में होते हैं, मगर बहुत से उनको रटते रहते हैं। ये रटने की चीज नहीं है, समझने की चीज है। 4 विकल्प देखते ही पता लग जाता है कौन सा तत्सम। अरे डायरेक्ट तो आप तो हिंदी संस्कृत का ध्यान रखो ना, संस्कृत के शब्द ऐसे पहचानने में आ जाते हैं। फिर आपको अभी 2-5 तरीके में लिखा दूंगा, जिनको नजर मारते पता लग जाता है कि इनमें से कौन सा तत्सम है, कौन सा तद्भव। ठीक है ना? वो तरीके में बता दूंगा। तद्भव
इसका मतलब होता है तद प्लस भव, उससे उत्पन्न। उससे मतलब संस्कृत से। यानी कि कई बार सेकंड ग्रेड या ऐसा है 2-3 कंपटीशनों में यहाँ से प्रश्न पूछ ले कि तद्भव का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन में दे देता है, डायरेक्ट प्रश्न न पूछ के कि तद्भव का मतलब क्या होता है, ऑप्शन में दे देता है संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रत। तो इसका मतलब है तद्भव का मतलब संस्कृत से लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि हिंदी भाषा की आदि जननी कौन सी भाषा है, संस्कृत भाषा है। तो यानी कि तद्भव उससे उत्पन्न, यानी कि वे शब्द जो मूलतः संस्कृत भाषा के थे, किसके थे, संस्कृत भाषा के थे, किंतु अपना कुछ रूप परिवर्तन करके हिंदी भाषा में क्या होने लगे हैं, प्रयुक्त होने लगे हैं, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। ठीक है, दोनों परिभाषाएं क्लियर है। अब उदाहरण देखो, जैसे मान लो हमारा शब्द था संस्कृत भाषा में सूर्य, संस्कृत भाषा में था ना, अब ये हिंदी भाषा में आए तो क्या हो गया, सूरज बन गया। अरे कुछ रूप बदल गया ना इसका, तो ये इसका तद्भव रूप हो गया। आगे बात समझ में, यानी कि शब्द था आपका संस्कृत भाषा में कपोत, हिंदी भाषा में आते क्या हो गया, ये कबूतर हो गया। शब्द था हमारा संस्कृत भाषा में चटका, अब हिंदी भाषा में आते क्या हो गया, ये चिड़िया। और चिड़िया के ऊपर में चंद्र बिंदु लगाऊं तो क्या हो जाएगा, बहुवचन रूप बन जाएगा, ध्यान रखना। यानी कि एक से अधिक चिड़िया लिखनी हो तो चंद्र बिंदु लगा दो, ठीक है ना, वो जब वचन पढ़ेंगे वो बताएंगे, ये बहुत सारी चिड़िया बन जाएगी, फिर चंद्र बिंदु लगा। संस्कृत भाषा में शब्द था आपका चित्रक, हिंदी में आया तो क्या बन गया, चीता। संस्कृत में शब्द था आपका तक्र, हिंदी भाषा में आया तो क्या बन गया, छाछ। छाछ जानते हो ना, छाछ बन गया। यानी कि संस्कृत में शब्द था अग्नि, हिंदी में आया तो क्या बन गया, आग। बिल्कुल कितनी सिंपल प्रक्रिया है, कोई दिक्कत है क्या, कुछ भी दिक्कत नहीं है, केवल आपको ये पता होना चाहिए कि तत्सम तद्भव होता क्या है, फिर आप आराम से कर सकते हो उसको। ठीक है, क्लियर है मामला इधर वाला। फिर क्योंकि कल तो क्या है, फिर आपको लिखने का मेरा बैठे रहने का काम है कुर्सी पे, कल आपके सामने उदाहरण होंगे जो आप लिखते रहना बहुत सारे, आज केवल समझाने का काम है मेरा, ठीक है ना, आज मैं सारे समझा दूंगा, फिर 2 दिन तक आपको शब्द लिखना है कंटिन्यू। इधर देखो, अब देशज शब्द। अब देशज शब्द किसे कहते हैं, वे शब्द जिनके उत्पत्ति स्रोत ज्ञात नहीं है, यानी कि हमें ये पता नहीं कि ये कहाँ से आए, आगे बात समझ में, क्योंकि उनका कोई अपना व्याकरण नहीं है, अपने नियम नहीं है। इन शब्दों के तो क्या है, नियम है, क्योंकि तो संस्कृत से आए हैं। मगर वे शब्द जिनकी उत्पत्ति स्रोत ज्ञात नहीं है, या तो वह क्षेत्रीय भाषाओं से हिंदी भाषा में आए हैं, या प्रांतीय भाषाओं से हिंदी भाषा में आए हैं, या फिर हमने हमारी आवश्यकता के अनुसार उन्हें गढ़ लिया है। गढ़ लिया का मतलब बना लिया है, जैसे हमारी जरूरत पड़ी वैसे हमने शब्द बना लिया, तो उस ऐसे शब्दों को क्या कहा जाता है, देशज शब्द कहा जाता है। जैसे मतलब मेरे को जरूरत पड़ी, किसकी जरूरत पड़ी, देखो
किसकी जरूरत पड़ी? खर्चों की जरूरत पड़ी। अब खर्चो आप जानते हो, जानते ना खर्चो? अरे जो चूल्हा होता है उसमें से वो निकाली जाती है ना राख, उसको बाहर निकालने का जो औजार है उसको क्या बोलते हैं? खर्चो बोलते हैं। आई बात समझ में? जैसे मान लो दोनों मियाँ बीबी शाम को बिल्कुल सही मूड में सोए और सवेरे उठते ही क्या है, थोड़ा मामला गड़बड़ हो गया दोनों में। क्या हो गया? अरे चाय बनाने के लिए क्या हो गई? खटपट हो गए दोनों में। खटपट तो ये कैसा शब्द है? देशर। खटपट का मतलब आप जानते हो, छोटी मोटी लड़ाई, ठीक है ना, जो भाई बहनों में, मियाँ बीवी में, इनमें चलती रहती है। ऊपरी लड़ाई छोटी छोटी ज्यादा नहीं है, खटपट। जैसे आप बाल कटवाने जाते हो तो क्या कहते हो वहां पर? भैया मेरे पास टाइम नहीं है। फटाफट, यानी कि तुझे क्या करना है? मेरे बाल फटाफट काट देने। आगे बात समझ में? फटाफट। आगे देखिए, यानी कि कोई भी व्यक्ति आपको क्या कर सकता है? क्या कर सकता है? भोंदू बना सकता है। भोंदू का बना जानते हो ना भैया? वो तो चूना लगा गया, बोंदू बना गया। यानी कि बोंदू को हिंदी में क्या कहेंगे? मूर्ख, ठीक है ना? कहते हैं ना बोंदू बना दिया तेरे को, तो यानी कि मूर्ख बना दिया, बोंदू। तो ये देश शब्द है। ये 10 समझ में आ रहा है, इसको सही में आ रहा है, जाने के ऊपर। अब जैसे सवेरे सवेरे ट्रेन आती है, गाड़ी आती है, तो आपकी नींद खुल जाती है। किससे? भोंपू से। वो होता है ना ट्रेन का आगे का, तो उसे देसी भाषा में क्या कहते हैं? भोंपू। क्यों भोंपू की तरह चिल्ला रहा है, यानी कि जोर से आवाज लगा रहा है। उसी प्रकार से देखिए, सबसे ज्यादा परीक्षा में जो शब्द पूछा गया है वह है आपका खिड़की। खिड़की तो सब जानते हो ना। अब खिड़की को हिंदी में क्या कहते हैं? क्या कहते हैं हिंदी भाषा में खिड़की को? तो देशज शब्द है, वातायन। क्या बोलते हैं? जबकि आप खिड़की खिड़की करते रहे तो परीक्षा में वो खिड़की टिका देता है कि चलो बताओ इनमें देश समझो। आप कहोगे यार खिड़की, तो कहाँ देश जाके हिंदी को। तो सबसे ज्यादा पूछे गए, जैसे अभिषेक में हांडी। हांडी जानते हो ना, इसमें दही वगैरह जमाते हैं। हांडी है, चकड़ा है, करछू है। उसके अलावा आपके बहुत सारे मोल्डा है। मोल्डा जानते हो? मोल्डा मोड़े या छपड़ा की तरह बोलते हैं ना। हाड़ोती में कहते हैं छोरा छोरी, मोल्डा मोड़ी, छोरा छोरी। हाँ, इधर मुंडा मुंडी पंजाबी में बोलते हैं, लड़के लड़कियों मुंडा मुंडी। मुंडी नहीं बोलते हैं, कुड़ी बोलते हैं, कुड़ी। मुंडा है, कुड़ी है। इधर आपका साउथ में बोलते हैं, आप खाते हो इडली डोसा, तो इडली डोसा है। ये जो शब्द क्या है, सब ये देशज है। और ज्यादा की जरूरत नहीं, आपको 30-40 शब्द है जिनको रटना है, इन्हीं में से घूमते रहते हैं एग्जाम में, ठीक है ना। तो इनका विस्तृत अध्ययन फिर मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आगे बढ़ते हैं। तो ये है देश शब्द, जिनके उत्पत्ति स्रोत ज्ञात नहीं है। हमारी आवश्यकता के अनुसार इनको हमने क्या कर लिया? बना लिया। तो ऐसे शब्दों को क्या कहा जाता है? देश शब्द कहा जाता है, ठीक है ना। जैसे यानी कि मटकी के ऊपर चुकलिया रख ले। अब चुकलिया जानते हो? अभी एक एग्जाम में देखा था, चुकलिया। चुकलिया किसे बोलते हैं? अरे वो छोटा मटका होता है मिट्टी का, तो उसको क्या बोलते हैं? चुकलिया। तो ऐसे शब्द
जिनको हम क्या है हमारी क्षेत्रीय भाषाओं में इनका क्या करते हैं प्रयोग करते थे, इन्हीं को क्या कहा जाता है, इन्हीं को देशज शब्द कहा जाता है। क्या इनका कहीं ग्रामर मिलेगा क्या आपको? चुकलिया को अंडे को भी खांसो है, इनका कोई ग्रामर व्याकरणिक रूल नहीं मिलता। ठीक है, आगे बोलो। देशज शब्द, आप देखिए देशज शब्द कौन से होते हैं, क्योंकि आपको पता है हमारा जो भारत देश है ये महान है, और जो कोई भी भारत में आया वो यहीं का होकर गया। हूण आए, कुश आए, कुषाण आए, डच आए, पुर्तगाली आए, अंग्रेज आए, मुगल आए, तुर्क आए, कई जातियां विदेशी भारत में आई और उन्होंने भारतीय कला और संस्कृति में क्या हो गए, वो समाहित हो गए। तो यानी कि जो विदेशी जातियां भारत के अंदर आई और भारतीय कला संस्कृति के अंदर यानी कि वो अपने साथ एक भाषा लेकर आए, तो उन भाषाओं के शब्द आज भी किसमें है, हिंदी भाषा में। जैसे अंग्रेजों का शासन रहा तो बहुत सारे जो अंग्रेज थे वो ऐसे शब्द आज हिंदी में छोड़ गए कि जो बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा वो भी फर्राटे दारुण शब्दों को बोलता है, बोलता ही नहीं बोलता है। जैसे आप गांव में चले जाओ तो कहोगे बस आ गई, बस शब्द किसका है, विदेशी, अंग्रेजी का कार विदेशी है, हाँ ट्रेन विदेशी है, रजिस्टर विदेशी है, स्कूल विदेशी है। उसी प्रकार से यानी कि बहुत सारे शब्द है जिनका प्रयोग सवेरे उठते ही आप करते हो। यानी कि पहले मैं परिभाषा मैंने बता दी कि यानी कि वे शब्द जो विदेशी भाषाओं के हैं किंतु जिनका प्रयोग हिंदी भाषा में होता है, तो ऐसे शब्दों को कहा जाता है विदेशज या विदेशी शब्द। सवेरे उठते आप क्या मानते हो, चाय। अब ये चाय है क्या हिंदी भाषा का शब्द है क्या, ये चीनी भाषा का शब्द है चाय। और चीन में कौन सी भाषा बोली जाती है, चीनी भाषा का नाम बताओ। मंदारिन भाषा है चीन की, जैसे हमारी हिंदी है ना ऐसे ये भाषा है। आप देखिए चाय, अब आपने चीन वालों के नाम सुने होंगे, हाँ शी जिनपिंग, हाँ इच्छु पिच्छु हैन यान फान, ऐसे नाम होते हैं। तो चीनी भाषा के शब्द ऐसे ही समझ में आ जाता है जिसके भी पीछे इच्छी मिच्ची पिच्ची पिच्ची ऐसे जुड़े हो, जैसे चाउमीन। अब चाउमीन किस भाषा का शब्द है, चीनी भाषा का शब्द है चाउमीन। चीकू, चीकू भी किस भाषा का शब्द है, चीनी भाषा का शब्द है चीकू। जैसे रिक्शा, ये जापानी भाषा का शब्द है रिक्शा, ठीक है ना। जैसे शब्द आ गया आप सवेरे इस्तेमाल करते हो साबुन, नहाने धोने की जितने भी आइटम है सब पुर्तगाली भाषा के। साबुन है, तौलिया है, बाल्टी है। क्या हमारे बाद में बड़े बूढ़े साबुन से नहाते थे क्या, चिकनी मिट्टी से नहाते थे, काली मिट्टी से। तो ये साबुन कौन दे के गया, मैं पुर्तगाली, क्योंकि पुर्तगाली भारत में आए तो साबुन की इस लक्ष्य से ना हो इसको साबुन बोलते हैं। तो ये साबुन क्या है, नहाने धोने के आइटम पुर्तगाली भाषा के होते हैं ज़्यादा, शैम्पू वैम्पू ऐसे शब्द। उसी प्रकार से देखिए यानी कि सबसे खतरनाक चीज है बम। ये बम सब जानते हैं डच भाषा का है सब, ठीक है। बटन, बटन ये पुर्तगाली का है। बस ये अंग्रेजी का है। तो कहने का मतलब बहुत सारी विदेशी भाषाएं हैं जिनके शब्द किसमें प्रचलित है, हिंदी भाषा में प्रचलित है। तो ऐसे शब्दों को क्या कहा जाता है, विदेशी शब्द कहा जाता है। ठीक है, कह रहे वहाँ आपको परीक्षा में दे देगा 4, फिर पूछेगा डायरेक्ट हो
कौन सा विदेशज है, कौन सा देशज है, कौन सा तत्सम है, तो इनमें अंतर समझना आपको आना चाहिए। ठीक है, अब इधर आ जाओ। रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर जो शब्द होते हैं आपके, वो 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, थोड़ा इसको चेंज कर ले तो दिक्कत नहीं आएगा। ये तो वही चला यार। वैसे कलर खतरनाक है, ठीक है ना, क्योंकि कलर का अपना एक अलग महत्व होता है। ये जो कलर है, जिसको रेड कलर पसंद है, वह व्यक्ति क्रांतिकारी उग्र स्वभाव का होता है, ठीक है ना, लड़ाकू प्रवृत्ति का होता है, जिसको रेड कलर पसंद होता है। और जिसको ब्लैक कलर पसंद हो, उसका स्वभाव कैसा होता है, वो दगेबाज या धोखेबाज होता है, आस्तीन का सांप जिसे मानते हैं। कोई ब्लैक कलर पहने हो तो मत मानना क्या मेरे ऊपर कह रहा हूँ, ठीक है ना। ये कलरों के अपने, रंगों की अपनी विशेषता होती है। जिसको व्हाइट कलर और आसमानी ब्लू पसंद है, वह व्यक्ति गांधीवादी विचारों का होता है, ठीक है ना। हाँ देखो भाई, रूढ़ शब्द, रूढ़ शब्द दूसरे होते हैं हमारे यौगिक शब्द, तीसरे होते हैं योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द, आप देखिए रूढ़ शब्द किसे कहते हैं, यानी कि वे शब्द जो किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु के विशिष्ट अर्थ में प्रचलित है। यानी कि वे शब्द जो किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु के नाम में प्रचलित है, ये बात समझ में, विशिष्ट अर्थ में प्रचलित है, परंतु इन शब्दों के सार्थक खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। इनके क्या नहीं किए जा सकते, टुकड़े नहीं किए जा सकते, इनके खंड नहीं किए जा सकते। ऐसे शब्द न तो संधि से बनते हैं, न समास से बनते, न उपसर्ग, न प्रत्यय के मेल से बनते। तो सीधी सीधी भाषा है कि वे शब्द जो किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु के नाम के लिए विशिष्ट अर्थ में प्रचलित हैं, किंतु जिनके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, ऐसे शब्दों को क्या कहा जाता है, रूढ़ शब्द कहते हैं। ठीक है, देखो उदाहरण, क्या आप इसको तोड़ सकते हो क्या, जल को तोड़ सकते हो क्या, तोड़ते जल ल 2 वर्ण बन जाओगे डायरेक्ट, मगर दोनों मिला तो अर्थ है जल, जल का मतलब आप समझोगे पानी हो, ठीक है ना। जैसे मछली, क्या तोड़ सकते हो क्या इसे, स्त्री, पुस्तक, तोता, मेंढक, घर, ऐसे शब्द जिनके टुकड़े नहीं हो सकते, खंड नहीं हो सकते, ऐसे शब्दों को क्या कहा जाता है, रूढ़ शब्द कहा जाता है। मगर इनका ये किसी अर्थ में, किसी विशिष्ट अर्थ में तो क्या है, ये प्रचलित है, ठीक है।
इधर देखो यौगिक शब्द, यौगिक शब्द यानी कि जो शब्द उसके नाम से ही पता चल रहा है यौगिक, यानी कि जो जुड़कर बना है। आगे बात समझ में, यानी कि वे शब्द जिनके सार्थक खंड किए जा सकते हैं, अर्थात ऐसे शब्दों का निर्माण संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय के मेल से हो। आगे बात समझ में, और जिनके सार्थक टुकड़े भी किए जा सकते हैं, ऐसे शब्दों को ही क्या कहा जाता है? यौगिक शब्द कहा जाता है। जैसे उदाहरण देखिए, प्रतिपल किससे बना है शब्द? प्रतिपल कैसे बना है? अरे दो जवाब दे सकते हो आप इसमें, प्रति उपसर्ग हाँ और समास भी है, अव्ययभाव समास भी है, ठीक है ना। अलग कर दोगे, तोड़ोगे तो दोनों का अर्थ निकलेगा, प्रति तो उपसर्ग निकलेगा, पल का मतलब समय निकलेगा, ठीक है ना। जैसे अगला उदाहरण देखिए, ऐसे बना है शब्द, कौन सा समास है? राजधर्म, राजधर्म शब्द में समास, तत्पुरुष नहीं हो गया क्या? राजा का धर्म अर्थात समन तत्पुरुष होगा। विग्रह मैंने कहा था ना, मैंने समास पढ़ाया था तो आपको बताया था, जहां तक आप विग्रह करना नहीं जानोगे वहां तक समास नहीं पहचान पाओगे, ठीक है ना। महर्षि कैसे बनाएंगे? समास और संधि दोनों है, दोनों से बना हुआ है, खंड किए जा सकते हैं। उसी प्रकार से देखिए, भौतिक कैसे बना? भौतिक मूल शब्द क्या है इसमें? अरे मूल शब्द क्या है? भूत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? एक प्रत्यय लगा हुआ तो शब्द क्या बन गया? भौतिक बन गया, तो प्रत्यय के मेल से बना है। उसी प्रकार से देखिए, पार्थ, पार्थ बहुत आता है, अगली बार भी आता है एसटीसी के अंदर ये उदाहरण, यानी कि ये एग्जामिनर का फेवरेट उदाहरण है, बहुत कंपटीशनों में देखता हूँ मैं इसको। पार्थ यानी कि कहीं के मेल से बना है पार्थ शब्द, ये भी प्रत्यय के मेल से बना हुआ है। मूल शब्द क्या था इसमें? पृथा प्लस अप्रत्यय लगा हुआ, इसे कहा जाता है अपत्यवाचक, पुत्रवाचक या संबंधवाचक प्रत्यय कहा जाता है इसको, ठीक है ना। तो पृथा का मतलब होता है कुंती। अब ये क्या बनाता है? रिलेशन, यानी कि माँ से पुत्र बना देता। तो पार्थ का मतलब क्या हो गया? अर्जुन। पार्थ किसका पर्यायवाची है? अर्जुन का पर्यायवाची। तो माँ से क्या बन गया? पुत्र बन गया। जैसे यानी कि सुमित्रा, अब सुमित्रा में अप्रत्यय लगाओ, शब्द बनेगा डायरेक्ट सौमित्र। अब सौमित्र का मतलब क्या होगा? लक्ष्मण। क्या होगा? लक्ष्मण। तो माँ से क्या बन गया? पुत्र बन गया डायरेक्ट। इसलिए इसे अपत्यवाचक या पुत्रवाचक प्रत्यय के नाम से जाना जाता है। ये शब्द कहीं से बना? कपूत। अरे उपसर्ग से बना ना, उपसर्ग लगा हुआ है इसमें, कपूत। ये शब्द कहीं से बना? प्रतिष्ठा। कहीं से बना? ये
संधि से। संधि कौन सी हो जाएगी इसमें? हाँ, व्यंजन संधि। प्रति प्लस इस्त। सूत्र है इसका ए स्क्वायर प्लस ओ स्क्वायर के बाद इस्त आए तो इस्त किस में बदल जाता है? इष्ट में बदल जाता है। जैसे आप लिखते हो युधिष्ठिर, युधि प्लस स्थिर। प्रतिष्ठान, प्रति प्लस स्थान। प्रतिष्ठित, प्रति प्लस स्थित। ठीक है ना? तो इष्ट काय में बदलता है, इष्ट में चेंज हो जाता है। ये इसका नियम है। ठीक है, यानी कि जो भी शब्द संधि समास उपसर्ग प्रत्यय के मेल से बने होते हैं, जिनके सार्थक खंड या टुकड़े किए जा सकते हैं, ऐसे शब्दों को योग शब्द कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ो। योग रूप शब्द। अब देखिए योग रूप शब्द किसे कहते हैं? वे शब्द जिनका निर्माण तो संधि समास उपसर्ग प्रत्यय के मेल से होता है, मगर वे अन्य अर्थ में रूढ़ होते हैं। क्या होते हैं? अन्य अर्थ में रूढ़ होते हैं, अर्थात उनका जो लोक प्रचलित अर्थ है, सामान्य अर्थ न निकलकर उनका क्या निकलता है? अन्य अर्थ निकलता है, दूसरा अर्थ निकलता है। ऐसे शब्दों को कहा जाता है योग रूढ़ शब्द। और इसके अंदर आपके जो बहुव्रीहि समास है, उसके उदाहरण इसके अंदर आ जाते हैं सारे। जैसे देखो, अब मैंने तो कहा हल धल, मगर आपने अर्थ क्या लिया? हाँ, क्या मैंने बलराम बोला है क्या? नहीं बोला, मगर आपने अन्य अर्थ ग्रहण कर लिया। मैंने हल धल लिखते, आपने कहा इसका मतलब तो बलराम होता है। ठीक है ना? जबकि शब्द का लोक प्रचलित अर्थ हम ले तो क्या, हल का मतलब तो आप जानते हो, धर का मतलब धारण करने वाला, हल को धारण करने वाला। ठीक है ना? तो हल को धारण करने वाला आप और भी बोल सकते थे, बैल भी बोल सकते थे, किसान भी बोल सकते थे, मगर ये शब्द किसके अर्थ में रूढ़ है? बलराम के अर्थ में रूढ़ है। ठीक है ना? तो ऐसे शब्दों को क्या कहा जाता है? योग रूढ़ शब्द कहा जाता है। ठीक है ना? शशिधर, शशिधर, शशि का मतलब जानते हो ना? क्या होता है शशि का मतलब? चंद्रमा। धर का मतलब धारण करना, यानी कि चंद्रमा को किसने धारण कर रखा है? तो आप इसका अर्थ क्या लगाओगे? शिव, अन्य अर्थ लगाओगे। ठीक है ना? पंचानन, क्या लगाओगे अर्थ? पंचानन। पंचानन का अन्य अर्थ क्या है? पांच है आनंद जिसके है, अर्थात अर्थात अरे ब्रह्मा जी तो चतुरानन है, पंचानन कहां से आ गए ब्रह्मा जी? शिव, शिव के कितने? पांच आनंद। पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर नहीं होता है क्या? रुद्र अवतार, तो रुद्र अवतार है शिव का। पंचानन अर्थात शिव, उसको बोलते हैं चतुरानन। अब आप ब्रह्मा बोलोगे, चतुरानन, चार है आनंद जिसके अर्थात ब्रह्मा, चार। ठीक है ना? शैलजा, शैलजा पार्वती। अपर्णा, अपर्णा, अपर्णा भी कौन हो जाएगी? पार्वती। यानी कि शिव को प्राप्त करने के लिए पार्वती ने क्या किया था? पर्ण भी त्याग दिया था लास्ट में। यानी कि पर्ण का मतलब होता है पत्ता। शिव जी जैसा वर प्राप्त करने के लिए उन्होंने पहले वो पत्ते काटे थे तुलसी जी के 5,
फिर लास्ट में उसमें तुलसी जी प्रसन्न नहीं हुए। वैसे तो तुलसी शिव जी तो एक लोटा पानी से प्रसन्न हो जाते हैं, मगर अपने जो विशेष होते हैं उनके प्रति वो कठोरता बरतते हैं। तो पार्वती को लास्ट में उसने क्या कर दिया, पर्ण भी त्याग दिया, और पर्ण त्यागने के बाद उसका नाम क्या पड़ गया, अपर्णा पड़ गया। कर दो इसको, ठीक है। तो अब आज का हमारा टॉपिक यही समाप्त करते हैं। अब आप लोग इसको टेबल को उतार लीजिए ऐसा का ऐसा। उसके बाद कल से आपको मात्र इसको छापने का काम रहेगा, उदाहरण।